नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें दो अप्रोच उसकी नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में थर्ड अप्रोच जो ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत सिद्धांत होता है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उनका मिड पाथ माना जाता है, यानी उनके बीच का एक सिद्धांत है। जैसे अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग में एक सर्टेन लेवल तक डेब्ट की अमाउंट को यूज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, तब तक फर्म को बेनिफिट होता है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती है। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद में अगर आप डेब्ट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो इंक्रीज होता है एंड सिमिलरली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो एक सर्टेन लेवल तक डेब्ट को यूज करना चाहिए, उसके बाद में अगर डेब्ट यूज करते हैं तो वो फर्म के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करता है एंड वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको डिक्रीज करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग EBIT या नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 3,30,000 रुपीज़ गिवन है। फिर उसके बाद में उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है फर्म का वो 20 लाख रुपीज़ का है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इफ नो डेप्ट मीन्स फर्म जहाँ पे डेप्ट यूज नहीं करती है उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो 11% होता है। अगर फर्म 10 लाख रुपीज़ के डेप्ट यूज करती है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो 12% हो जाती है। जैसा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है उसमें हम लोगों ने देखा था कि आप डेप्ट की अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो इक्विटी पे बर्डन बढ़ता है और उसकी कॉस्ट ऑफ है वो इंक्रीज होती जाती है। अगर फर्म 15 लाख रुपीज़ के डेप्ट यूज करती है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो 15% हो जाती है। 10 लाख रुपीज़ तक के डिबेंचर या डेप्ट अमाउंट है वो 6% इंटरेस्ट पे रेज करा जा सकता है मार्केट से, और उससे ज़्यादा यानी 15 लाख रुपीज़ का डेप्ट यूज फर्म करना चाहती है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल है वो इंक्रीज होकर 8% हो जाती है। अब इन तीनों सिचुएशन को एनालाइज करके देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अज्यूम करा गया है वो अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो उस केस में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें 3 सिचुएशन अपने पास में है। नंबर 1 जिसमें कोई डेप्ट यूज नहीं आता है। नंबर 2 जहाँ पे 10 लाख रुपीज़ की डेप्ट अमाउंट है और उसकी कॉस्ट है वो 6% है। और थर्ड सिचुएशन जहाँ पे 15 लाख रुपीज़ के डेप्ट यूज में आते हैं और उसकी कॉस्ट है वो 8% आती है। अब इन तीनों सिचुएशन में एनालाइज करके देखते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट इसका आता है। स्टार्टिंग में जैसा कि पहले वाले 2 थ्योरीज है उसमें देखा था, वैसे इसमें ही EBIT या नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसको लिया जाता है। वो तीनों सिचुएशन में 3,30,000 रहेगी। फिर इसमें से लेस करा जाता है इंटरेस्ट की अमाउंट को। पहली सिचुएशन जिसमें कोई डेप्ट अमाउंट है ही नहीं तो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 0 हो जाएगी। सेकंड वाला केस जहां पे 10 लाख रुपीज़ के डेप्ट अमाउंट या डिबेंचर यूज करे जाते हैं 6% की रेट पे, तो उसकी कॉस्ट है वो 60,000 रुपीज़ आएगी, यानी 10 लाख रुपीज़ का 6% 60,000 रुपीज़। और थर्ड सिचुएशन है जहाँ पे 15 लाख की डेप्ट अमाउंट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो उस केस में कितना अमाउंट आता है 1,20,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आएगी। फिर उसके बाद में लेस करने के बाद में नेट इनकम या अर्निंग बिफोर टैक्स या अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इसको बोलते हैं।
इसमें एज इट इज़ 3,30,000, ये लेस करने के बाद 2,70,000 और ये लेस करने के बाद 2,10,000, ये नेट अर्निंग्स आ जाती है। अब नेट अर्निंग्स आने के बाद में के ई अलग अलग सिचुएशंस में अपने को गिवन है। नो डेप्ट 11%, 10 लाख डेप्ट 12% और 15 लाख डेप्ट 15%। अब इनके अकॉर्डिंग एक तो कैलकुलेट करना है एस की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू। इसका फॉर्मूला ईबीटी अपॉन के ई होता है, जो पहले हम लोग करके देख चुके हैं। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में 3,30,000 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 30 लाख रुपीस। यानी जहां पे फर्म कोई भी डेप्ट के अमाउंट यूज नहीं करती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 30 लाख रुपीस आती है। सेकंड सिचुएशन में ईबीटी 2,70,000 रुपीस और उसको डिवाइड करना है 12 से, रीजन बिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इसमें 12% है और परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई 100 से होगा। उस केस में इक्विटी की अमाउंट आती है 22,50,000। थर्ड केस में जहां पे 2,10,000 रुपीज ईबीआईटी है, ईबीटी है, उसको 15% से डिवाइड करना है। इस केस में वैल्यू ऑफ इक्विटी 14 लाख रुपीज आ जाती है। अब उसके बाद में एक आपको कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ फर्म और उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट या डिबेंचर, एस प्लस डी। पहली सिचुएशन में जहां पे डिबेंचर यूज नहीं हो रहे हैं तो उस केस में एज इट इज वैल्यू है वो इक्विटी वाली आ जाएगी, तो ये वैल्यू ऑफ दी फर्म हो जाएगा। सेकंड केस जिसमें 22,50,000 इक्विटी की वैल्यू है और 10 लाख रुपीज के डिबेंचर यूज होते हैं तो ये 32,50,000 रुपीज। और थर्ड सिचुएशन है जिसमें 14 लाख आपकी इक्विटी की अमाउंट है और 15 लाख है वो डेप्ट के अमाउंट है, दोनों का टोटल करोगे 29 लाख रुपीज इसमें आता है। तीन सिचुएशन है जैसा कि इनका स्टेटमेंट था कि एक सर्टेन लेवल तक आप डेप्ट को यूज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होता है। जैसे पहले केस में 30 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ द फर्म था, फिर 10 लाख रुपीज के डिबेंचर यूज करे तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होकर 32,50,000 रुपीज हो जाती है। बट उसके बाद में एक सर्टेन लेवल के बाद भी आप डेप्ट को इंक्रीज करते हो तो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होती है। कैसे? जैसे पहली सिचुएशन में या एग्जिस्टिंग में 30 लाख थी, फिर आपने 15 लाख के डिबेंचर यूज करे हैं तो उस केस में वैल्यू ऑफ द फर्म है वो डिक्रीज होकर 29 लाख रुपीज रह जाती है। अब इसमें एक चीज अपने को और एनालाइज करनी है, वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। और KO का फॉर्मूला आप सभी को पता है, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। EBIT तीनों सिचुएशन में 3,30,000 रुपीज गिवन है। पहला केस जहां पे 30 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ द फर्म है और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली सिचुएशन में आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% आती है और ये जस्टिफाइड भी है, रीजन बिंग डेप्ट है नहीं, इक्विटी की जो कैपिटल है वही आपकी फर्म की या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। सेकंड केस जिसमें EBIT 3,30,000 रुपीज है, उसको डिवाइड करना है 32,50,000 रुपीज से, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आ रहा है 10.15%। अब यहां पर भी प्रूव हो रहा है कि आपने एक सर्टेन लेवल का डेप्ट यानी 10 लाख रुपीज की डेप्ट अमाउंट यूज करी है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% से रिड्यूस होकर 10.15% रह जाती है। अब थर्ड सिचुएशन में देखते हैं, EBIT 3,30,000 और वैल्यू ऑफ द फर्म 29 लाख। इस केस में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होकर 11.38% हो जाती है।
अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का स्टेटमेंट या थ्योरी का स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि आप एक स्टार्टिंग में आप इक्विटी यूज करते हैं, फिर कुछ अमाउंट आप डेप्ट की यूज करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है। अब इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई डेप्ट अमाउंट यूज नहीं करी, 11% है वो इक्विटी की कॉस्ट आती है या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, वो 30 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ द फर्म होता है। सेकंड सिचुएशन जहां पे आप कुछ डेप्ट अमाउंट यानी 10 लाख रुपीस के डेप्ट यूज करते हैं या डिवेंचर यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होके 32,50,000 हो जाती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होके 10.15% हो जाती है। और थर्ड स्टेज आती है जहां पे आप सर्टेन लेवल के बाद भी डेप्ट अमाउंट या डिवेंचर यूज करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होने लग जाती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने लग जाती है। आप इसका कंपैरिजन देख लीजिए, यहाँ पे 10 लाख के डेप्ट थे, फिर 15 लाख के डेप्ट आपने इसमें लिए हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होकर 29 लाख रुपीज रह जाती है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होकर हाईएस्ट 11.38% हो जाती है। तो 3 थ्योरीज को अपन लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में एक थ्योरी या एक अप्रोच है वो रह जाती है एमएम अप्रोच, जिसे मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच बोलते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।